आज की 10 बड़ी खबरें। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत आयोजित राष्ट्रीय दलहन कार्यशाला में अपने राइस फॉलो मैनेजमेंट इनिशिएटिव को पेश किया है। इस योजना का उद्देश्य धान की कटाई के बाद खाली पड़ी जमीन में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है, ताकि किसानों की आय बढ़े और देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। राज्य सरकार रबी सीजन में बड़े पैमाने पर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने जा रही है, जिससे किसानों को बेहतर बीज और आधुनिक खेती तकनीक से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे जमीन की उत्पादकता बढ़ेगी, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और कम पानी में अतिरिक्त फसल लेकर किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह मॉडल सफल रहा तो यह पूरे देश में राइस फॉलो क्षेत्रों के बेहतर उपयोग का रास्ता खोल सकता है। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी BRRI द्वारा विकसित 6 नई धान किस्मों को देश भर में खेती के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें विटामिन E युक्त ब्लैक राइस, ज्यादा पैदावार वाली किस्में, नमक सहनशील, रोग प्रतिरोधी और ठंडे इलाकों के लिए विशेष धान शामिल हैं। इसके साथ ही मजबूत तनों और उच्च उत्पादन वाले 2 हाइब्रिड वैरायटी भी पेश की गई हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार इन नई किस्मों से धान उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। अब BRRI की कुल स्वीकृत किस्मों की संख्या 127 हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये किस्में चुनौतीपूर्ण मौसम और कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी, जिससे किसानों की आय बढ़ने और साथ साथ देश की चावल आपूर्ति भी स्थिर रहेगी। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में धान खरीद को लेकर किसानों और राइस मिलरों के बीच तनाव देखने को मिला। नियाल मंडी में किसानों ने आरोप लगाया कि राइस मिलरों ने बिना उचित जांच के उनके धान को खराब गुणवत्ता बताकर उठाने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि मिलरों ने उनके ट्रक वापस भेज दिए और दूसरी मंडी से धान खरीद लिया, जिससे वे नाराज हो गए। गुस्साए किसानों ने करीब 4 घंटे तक मिलरों के वाहनों को रोक कर रखा। बाद में मिलर द्वारा नियाल मंडी से धान उठाने के आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। किसानों ने यह भी शिकायत की कि पहले से खरीदे गए धान का भुगतान मिलने में भी लगातार देरी हो रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का देश के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्र तिरुपुर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारतीय कपड़ा उत्पादों पर टैरिफ करीब 50% से घटाकर 18% कर दिया है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बांग्लादेश और चीन जैसे देशों के मुकाबले मजबूत होगी। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक करीब 4,000 करोड़ रुपए के अटके हुए ऑर्डर अब क्लियर होने की उम्मीद है। टेक्सटाइल सेक्टर को भरोसा है कि आने वाले वर्षों में इससे निर्यात बढ़ेगा, नए रोजगार बनेंगे और भारतीय परिधान निर्माताओं को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। 2025 में चीन का ईवी निर्यात करीब $70 अरब तक पहुंच गया और चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब 150 से ज्यादा देशों में भेजी जा रही हैं। रिकॉर्ड स्तर के उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय मांग में तेजी से चीनी ऑटो कंपनियां तेजी से विदेशी बाजारों में विस्तार कर रही हैं, भले ही घरेलू मांग में कुछ सुस्ती दिख रही हो। क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बढ़त साफ नजर आ रही है, जिससे वह ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में अग्रणी बना हुआ है। हालांकि कुछ देशों के साथ व्यापार तनाव बना हुआ है, फिर भी बढ़ते निर्यात आंकड़े चीन की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर ईवी सेक्टर में यह उछाल चीन को हरित ऊर्जा आधारित ऑटोमोबाइल बाजार का बड़ा खिलाड़ी बना रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का बचाव करते हुए कहा है कि इस डील में भारत के हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेफगार्ड्स शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह समझौता भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच देगा और निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। गोयल के अनुसार कृषि और MSME जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा प्रावधानों के जरिए संरक्षित रखा गया है, ताकि घरेलू उद्योगों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। मंत्री ने यह भी कहा कि कई उत्पादों पर टैरिफ में कटौती और कुछ वस्तुओं को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलने से भारत की निर्यात क्षमता और मजबूत होगी। सरकार का दावा है कि यह ट्रेड फ्रेमवर्क न केवल बाजार पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को नई रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाएगा।
कनाडा की अर्थ ऑब्जर्वेशन और एनालिटिक्स कंपनी अर्थ डेली ने कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी 2026 और 2027 की शुरुआत तक कुल 9 नए सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रही है। अर्थ डेली के ग्लोबल एग्रीकल्चर डायरेक्टर एंड्रयू पाइलिपचुक के अनुसार एक सैटेलाइट पहले ही जून 2025 में लॉन्च किया जा चुका है। नई सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के जरिए रोजाना पृथ्वी की भूमि सतह की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग संभव होगी, जो फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है। इस तकनीक से फसलों की निगरानी, मिट्टी की स्थिति, जल प्रबंधन और उत्पादन अनुमान जैसी उन्नत कृषि जानकारियां मिल सकेंगी। खास बात यह है कि यह सेवा अब भारत, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक जैसे छोटे जोत वाले क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी, ठीक उसी स्तर पर जैसा अभी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अर्थ डेली का यह कदम डिजिटल एग्रीकल्चर को नई ऊंचाई देगा और किसानों को डेटा आधारित फसलें लेने में बड़ी मदद करेगा। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन साल 2026 में यूरोप के अलग अलग देशों में 10 हथियार निर्यात केंद्र खोलने जा रहा है। ये केंद्र खासतौर पर बाल्टिक देशों और उत्तरी यूरोप में स्थापित किए जाएंगे। इसका मकसद है यूक्रेनी रक्षा तकनीक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना और अतिरिक्त सैन्य उपकरणों के निर्यात से राजस्व जुटाना। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन की ड्रोन तकनीक अब विदेशों में भी उत्पादन के चरण में पहुंच चुकी है। मिड फरवरी से जर्मनी में यूक्रेनी ड्रोन का निर्माण शुरू होगा, जबकि ब्रिटेन में ऐसी उत्पादन लाइनें पहले से चल रही हैं जहां तकनीक और विशेषज्ञ दोनों यूक्रेन के हैं। सरकार का कहना है कि यह रणनीति न सिर्फ युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देगी, बल्कि यूक्रेन को वैश्विक डिफेंस सप्लाई चेन में मजबूत खिलाड़ी बनाने की दिशा में भी अहम कदम है। कुल मिलाकर यूक्रेन अब सिर्फ युद्ध लड़ने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी रक्षा क्षमताओं को निर्यात करने वाला उभरता हथियार उत्पादक बनने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में उर्वरक आत्मनिर्भरता को देश की नई रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में पेश किया है। इसे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि स्थिरता से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। सरकार ने उर्वरक क्षेत्र के लिए करीब 1.71 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे और भारत की आयात निर्भरता धीरे धीरे कम हो सके। बजट में साफ किया गया है कि यूरिया की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी, वहीं संतुलित पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी व्यवस्था जारी रहेगी। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और नई निर्माण इकाइयों को समर्थन देने पर भी जोर दिया गया है। सरकार पारदर्शी सब्सिडी वितरण प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे उपायों को मजबूत करेगी, ताकि खाद सही समय पर सही किसान तक पहुंचे। इसके अलावा टिकाऊ खेती, नई तकनीकों और उर्वरक दक्षता बढ़ाने वाले समाधानों को भी बजट का अहम हिस्सा बनाया गया है, जिससे लंबे समय में मिट्टी की सेहत सुधरे और उत्पादन लागत घटे। कुल मिलाकर बजट 2026 यह संकेत देता है कि भारत अब उर्वरकों को केवल कृषि इनपुट नहीं, बल्कि रणनीतिक संसाधन मानते हुए आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है, ताकि किसानों की सुरक्षा भी बनी रहे और देश की खाद्य संप्रभुता भी मजबूत हो। भारत और मलेशिया ने हालिया द्विपक्षीय वार्ताओं में कृषि सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है, जिसमें खास फोकस खाद्य सुरक्षा और पाम ऑयल वैल्यू चेन पर रखा गया है। दोनों देशों ने दोहराया कि मलेशिया भारत के लिए टिकाऊ तरीके से उत्पादित पाम ऑयल का एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बना रहेगा। इसके साथ ही ऑयल पाम की खेती, प्रोसेसिंग और डाउन स्ट्रीम उत्पादों के विकास में सहयोग बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जैसे व्यापार समझौते दोनों देशों के आर्थिक और कृषि संबंधों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस साझेदारी से भारत को स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जबकि मलेशिया को अपने पाम ऑयल और वैल्यू एडेड उत्पादों के लिए बड़ा और भरोसेमंद बाजार मिलेगा। कुल मिलाकर भारत मलेशिया की यह पहल सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद दीर्घकालिक कृषि सहयोग, टिकाऊ उत्पादन और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।